लोकसभा चुनाव का माहौल युद्ध के समान हो गया है और नेता अपने विरोधी को देख लेने की बात और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये सब आपको मालूम होगा, लेकिन नेता जब चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचता है तो संसद में भी तीखी नोकझोंक करता है। ये भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नेता दूसरी विरोधी पार्टी का अच्छा दोस्त होता है? आज हम आपको इसी तरह की बात बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक जबरदस्त दोस्ती पर किस्सा सुनाया है, जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक दोस्ती की कहानी बताते हैं, फिर प्रधानमंत्री की बात करते हैं। जो चुनाव में दिखता है वही नेता के लिए सब कुछ नहीं होता। नेता के अंदर भी दिल होता है और उसके भी जानने वाले और लोग भी होते हैं जिनका वो ख्याल रखता है और हालचाल लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1968 की। 1968 का आम चुनाव जीतकर जॉर्ज फर्नांडिस पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़े और 1974 की रेलवे हड़ताल में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके बाद 1975 में उन्होंने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी से भी लोहा लिया। फिर आया साल 1979। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी और संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव से हुआ। 27 जुलाई 1979 को फर्नांडिस ने उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मोरारजी देसाई का साथ छोड़कर चरण सिंह के खेमे में जा मिले। जॉर्ज इस तरह से पाला बदल लेंगे उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था और इसी का नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इसके पीछे बताया जाता है कि जॉर्ज के दोस्त और उस वक्त के सांसद मधु लिमये का हाथ था। इसी तरह आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्ती पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से बात करते हुए एक किस्सा सुनाया। किस्सा था कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद और उनका। ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब बेकार वो फॉर्मल होता है, क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के सामने मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है जी। तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। नहीं, किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त तो मारते हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है। शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ। वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और बात बता दें कि अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हुए पीएम ने राजनीतिक लोगों से अपने रिश्तों के बारे में आगे कहा कि आपको हैरानी होगी, इससे शायद मुझे चुनाव में नुकसान होगा, लेकिन ममता दीदी साल में आज भी मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी साल में 3-4 बार खास तौर पर ढाका से मिठाई भेजती हैं। ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मिठाई जरूर भेज देती हैं। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। हाँ। that is something very big to know about. सर अच्छा, वो मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। यहाँ पर एक और बात बताते चले कि 2 दिन पहले ही आसनसोल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा कि मेरे लिए कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा आता है, ये सरप्राइज होगा।
राजी, नाराजगी और गुस्सा ये सब जीवन का हिस्सा है। मैं सख्त हूँ, अनुशासित हूँ, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत किए जाने की जानकारी दी थी। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को निष्पक्ष और पूरी तरह से गैर राजनीतिक बातचीत करेंगे। मैं कुछ अनोखा करने जा रहा हूं, जो पहले कभी नहीं किया। देश में जहां हर ओर चुनाव और राजनीति की बात हो रही है, यहां पर आप चैन की सांस ले सकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निष्पक्ष और पूरी तरह गैर राजनीतिक बातचीत करने का अवसर पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कुल मिलाकर यही बात कही जा सकती है कि अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का एक शानदार और संदर्भित इंटरव्यू किया है, जिसमें पीएम मोदी ने बेबाकी से अपनी बात रखी है और अपने निजी जीवन के अनछुए पहलुओं को दुनिया के सामने रखा है, जिसमें नेता की जिंदगी का एक दोस्ती का रंग भी दुनिया के सामने आया है और बेबाकी के साथ पीएम ने उसे बताया भी है। नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हो भैया? बस बढ़िया। आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँ। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था?
और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में ये बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं वो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है, ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी था? ये मैंने आपकी पढ़ा बात है ये। सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, तो ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं। तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे ज़िंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया।